लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। बिहार और यूपी में बाहुबली तो कई हुए, लेकिन डॉन वाली छवि सिर्फ मुख्तार अंसारी की थी। ऐसे में मुख्तार अंसारी का दुश्मन सिर्फ उसके प्रतिद्वंदी गैंग वाले ही नहीं, बल्कि पुलिस वाले भी थे, जो किसी भी तरह मुख्तार पर नकेल कसना चाहते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी ऐसा सातिर बाहुबली था कि हर हमले को झेल गया, लेकिन उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उसका जानी दुश्मन ब्रिजेश सिंह भी मुख्तार अंसारी को मारने की कई कोशिश करता है, लेकिन हर बार मुख्तार अंसारी बच ही निकलता है। आखिर क्या था मुख्तार अंसारी का हर हमले से बचने का मास्टर प्लान? उसके हर गुर्गे कहीं कोर्ट में तो कहीं जेल के अंदर गोलियों से भूनकर मार दिए गए, लेकिन मुख्तार अंसारी को कोई जीते जी छू भी नहीं पाया। आखिर क्या थी मुख्तार अंसारी की हर 10 किलोमीटर पर गाड़ी बदल लेने वाली टैक्टिक्स? आइए आज की कहानी में आपको वो सभी कुछ एकदम शुरू से बताते हैं। देखिए, ऐसा नहीं था कि मुख्तार अंसारी अतीक अहमद की तरह कोयला की चोरी करते हुए अपराध की दुनिया में आया था। उसके परिवार के रसूख के बारे में सुनेंगे तो लगेगा क्या जरूरत थी उसे अपराध की दुनिया में आने की। दादा उसके स्वतंत्रता सेनानी थे, चाचा देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और खुद मुख्तार अंसारी की परवरिश नाजों से हुई थी। उसे कोई कमी नहीं थी, फिर भी रास्ता उसने जुर्म का चुना और अपराधी ऐसा बना कि क्या हत्या, क्या लूट, क्या अपहरण, सब में वो नंबर 1। निशानेबाज वो ऐसा था कि अगर उसके राइफल से गोली निकली तो टारगेट का ढेर होना तय था। असल में जून 1963 में जन्मे मुख्तार ने मोहम्मदाबाद से गाजीपुर तक का सफर मामूली ठेकेदार के रूप में शुरू किया था। साल 1988 में मुख्तार बस 25 साल का था जब उस पर हत्या का पहला मामला दर्ज हो गया था। आगे साल 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा का उसने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने पुलिस से बचते बचाते पंजाब और हरियाणा में फरारी काटी। इस फरारी के दौरान ही जब मुख्तार अंसारी के पास पैसे नहीं बचे तो उसने साल 1993 में पश्चिमी दिल्ली के कारोबारी वेद प्रकाश गोयल का अपहरण कर लिया। गोयल साहब का अपहरण इसलिए भी आसानी से हो गया क्योंकि वो मुख्तार के जानकार थे और उसी के बुलाने पर गोयल साहब मुख्तार से मिलने गए थे। लेकिन मुख्तार अंसारी ने वेद प्रकाश गोयल का अपहरण ही कर लिया और 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांग ली। ये पूरी कहानी आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, यहाँ हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। तो जब मुख्तार फरारी की जिंदगी काट रहा था तब यूपी के बाहर भी अपने हदें वो बढ़ा रहा था। कहा जाता है कि इस दौरान उसने हथियारों का लंबा चौड़ा जखीरा जुटा लिया था जिसका वो शौकीन था। पुलिस डायरी के अनुसार मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के पास तो AK-47 और 56 से लेकर कई प्रकार के विदेशी राइफलें और मैग्नम की कीमती पिस्तौल भी मौजूद थी। धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में मुख्तार का रुतबा इस कदर बढ़ने लगा कि कहते हैं कि साल 1994 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही मुख्तार अंसारी को अपने पाले में करने की कोशिश करने लगे। बिहार और यूपी में आप अक्सर देखते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज बाहुबलियों को खूब भाव देते हैं और उसका सिर्फ एक कारण है उनके बाहुबल से उभरने वाला वोट बैंक। इसलिए हर पार्टी में आप किसी न किसी बाहुबली को जरूर देखते होंगे। दूसरी तरफ बाहुबलियों को भी राजनीतिक संरक्षण मिल जाती है, तो ये 2 वे ट्रैफिक के तरह काम करता है। एक संरक्षण देते हैं और दूसरा उसके बदले में वोट। और इस बात का एहसास मुख्तार अंसारी को साल 1994 के बाद हुआ, क्योंकि इसी साल मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए अपने बाहुबल के दम पर गाजीपुर का उपचुनाव निर्दलीय होकर लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वो हार गया और चुनाव में राज बहादुर चुनाव जीत गए थे। मुख्तार को समझ में आ गया कि अकेले बाहुबल काफी नहीं है। इसके बाद साल 1995 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। भाई अफजाल के सपा में जाने के साथ ही मुख्तार अंसारी का भी राजनीतिक कद बढ़ने लगा। उसके ऊपर मुकदमे वापस करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। बताया जाता है कि इस दौरान गाजीपुर में एक IPS अधिकारी से मुख्तार अंसारी की ठन गई, लेकिन राजनीतिक दबदबा ऐसा था कि मुख्तार के आगे उस IPS ऑफिसर को ही हारना पड़ा और उन्हें जबरन लंबी छुट्टी पे भी जाना पड़ा। और इधर 1996 में मुख्तार अंसारी की एंट्री विधानसभा में भी माननीय के तौर पर हो गई। धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का रसूख काफी बड़ा हो गया था।
जिसके चलते उसकी सरकार में तूती बोलने लगी थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी के कई दुश्मन हुए जो दिन रात मुख्तार अंसारी के जान के पीछे लगे थे। मुख्तार पर कई बार तो हमले भी हुए, लेकिन हर बार वो बच निकल जाता था। एक तो मुख्तार लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी था, ऊपर से ट्रेंड शूटर भी। कहते हैं उसरी चट्टी कांड में जब ब्रजेश सिंह मुख्तार पर हमला करने गया था और अचानक हमला कर भी दिया उसके काफिले पर, लेकिन उस गैंगवार के दौरान भी मुख्तार अकेले ही कई लोगों पर भारी पड़ा और बचकर निकल गया। इन सभी चीजों के अलावा मुख्तार का गठजोड़ बाकी बाहुबलियों से भी ऐसे था कि वाराणसी से लेकर बिहार तक उसका कहीं भी कुछ नहीं होता था, कोई खतरा नहीं होता था उसे। मुख्तार की नजदीकियां बिहार के बाहुबली साहबुद्दीन से भी थी और इलाहाबाद के अतीक अहमद से भी। फिर एक समय के बाद मुख्तार अंसारी इसलिए भी और ज्यादा मजबूत होता गया क्योंकि उसे माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी का साथ मिल गया था। वही मुन्ना बजरंगी जो आगे चलकर मुख्तार का राइट हैंड बना। इसके अलावा भी मुख्तार अंसारी इतना शातिर था कि वो कहीं भी जाने से पहले अपने करीबियों को भी जानकारी नहीं देता था, और जब उसका काफिला कहीं जाने के लिए निकलता तो हर 5-10 किलोमीटर चलने के बाद मुख्तार अंसारी अपनी गाड़ी बदल लेता था। और इस बात की जानकारी काफिले में चलने वाले लोगों को भी नहीं होती थी कि अब मुख्तार अंसारी किस गाड़ी में बैठेंगे। इसके अलावा भी काफिले की जो गाड़ियां होती थी वो मोबाइल नेटवर्क से आपस में जुड़े रहते थे, जिससे कि किसी भी जगह गाड़ी मुड़ने पर गाड़ी में मौजूद जो साथी हैं उनको पहले से चौकन्ना कर दिया जाए कि आगे कहीं कोई खतरा तो नहीं मोड़ पे। मुख्तार अंसारी खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए इतने लेयर्स तैयार कर लेता था कि चाहकर भी कोई उसे भेद नहीं पाता था। अगर कोई कोशिश करता तो देर सबेर मुख्तार अपना बदला ले ही लेता था। इस बाहुबली की एक और मजेदार कहानी है, उसके सुरक्षा को लेकर ही सुनेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा। वो ये है कि मुख्तार अंसारी जेल के सिपाहियों के परिवार के लिए ना गाय भैंस खरीद के देता था, उन्हें पैसा देता था, कुल मिलाकर उनकी मदद करता था, ख्याल रखता था। फिर उस सिपाही के नाम पर ही हथियार की लाइसेंस वो बनवा लेता था, जिसके बाद वही सिपाही जेल में 8 घंटे की सरकारी ड्यूटी करने के बाद रोज अपनी लाइसेंसी बंदूक जो मुख्तार ने उसे दिलवाया था वही बंदूक लेकर सरकारी ड्यूटी के बाद बचे समय में वो मुख्तार के सुरक्षा में लग जाता था। एक अपराधी अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले को अपने साथ लेकर घूमता था। एक बार तो मुख्तार को बचाने के लिए जेल का एक सिपाही पुलिस से ही भिड़ गया। वो पूरी कहानी क्या है जल्दी वो भी सुनाऊंगा। तो आज की कहानी में आप समझ गए होंगे कि आखिर मुख्तार तमाम हमलों के बाद भी कैसे बच जाता था। वहाँ की मुख्तार अंसारी की और भी कई कहानी है लेकर जल्द ही लौटूंगा, जिसमें सेना के LMG के डील के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे कृष्णानंद राय के बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेदने के लिए मुख्तार अंसारी ने सेना से चुराए हुए लाइट मशीन गन का डील किया था और उसके लिए 1 करोड़ रुपया भी देने को तैयार था। अब वो कहानी क्या है जल्दी लेकर आऊँगा। वहाँ की आज की जो कहानी थी वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.